हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और मैं नया और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत 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 मदद करेगा। जिस तरह आपको पता होगा कि कुछ यूनिवर्सिटी में कोरोना की वजह से इस बार फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के पेपर MCQ बेस्ड होने वाले हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। आपकी भाषा में कहूँ तो अबसद वाले आने वाले हैं। उन क्वेश्चनों को आपको हल करना है और अब वो कह नहीं सकते कि पूरे करने हैं, हाफ करने हैं, कितने करने हैं। तो इसी तरह भूगोल में भी आपके फर्स्ट ईयर में 2 पेपर हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो अपन इन दोनों पेपर्स की भी MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखें, लिख के ले लें कि जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ सीरीज आपको यूनिट वाइज होगी। पहली बात तो किसके आधार पर होगी? यूनिट के आधार पर होगी। एक इकाई की पहली वीडियो, दूसरी इकाई की दूसरी वीडियो, तीसरी इकाई की तीसरी वीडियो, इस तरह होगी। इनमें मैंने जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं वो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। उन क्वेश्चंस में भी और क्वेश्चन जो बनते होंगे मैं वो भी आपको करवाता रहूँगा। तो आप वीडियो से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें। मैं पहले बता देता हूँ, GGTU जो यूनिवर्सिटी जो बांसवाड़ा में स्थित है, GGTU गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये इसमें तो साफ तौर पर नोटिफिकेशन जारी करके कह दिया है कि हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी होते हैं, उनमें सब में आपके किस तरह क्वेश्चन आएंगे, MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो मेरे विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में है भूगोल के, उनके लिए ये प्रमुख रूप से टेस्ट सीरीज है, या हम कह सकते हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन सीरीज है। इसके अलावा जो सेकेंड ईयर में विद्यार्थी उनके लिए भी पहले से मैंने बना करके इकाई वाइज यानी यूनिट वाइज चैप्टर्स की MCQ वीडियोस डाल रखी है। तो अपन देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं वीडियो शुरू करता हूँ, क्वेश्चन शुरू करता हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखें, भौतिक भूगोल के क्षेत्र में सम्मिलित है। जो भौतिक भूगोल का विशेष क्षेत्र है उनमें कौन कौन से सम्मिलित है? तो आपके पहला कौन सा? स्थल मंडल, जल मंडल, हिम मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल, ठीक है। ये सभी किसके अंतर्गत स्थित है? आपके तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आने वाले विशेष क्षेत्र हैं, जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल, हिम मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका? थोड़ा ये ध्यान रखिए कि निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल के विशेष क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा और कोई नाम दे दे और 3 नाम ये दे दे, या ये पूछ ले कि इनमें से कौन सा सम्मिलित है और उपयुक्त सभी का तीसरा, जैसे दे दे स्थल मंडल, जल मंडल, हिम मंडल, और चौथा ऑप्शन हो जाता है उपयुक्त सभी वाला। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भू आकृति विज्ञान किस शब्द या किस भाषा के शब्द से बना है? भू आकृति विज्ञान को क्या कहते हैं? जियो मोर्फोलॉजी, ठीक है ना, जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला कौन सा है जिसमें जियो, दूसरा कौन सा है मोर्फो, तथा तीसरा है लोगोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और मोर्फे का अर्थ होता है स्थल, और लोगोस का अर्थ होता है वर्णन। तो पृथ्वी के स्थल रूप का वर्णन ही क्या कहलाता है? भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो और ये किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। जैसे उच्चावच आप जानते होंगे, उच्चावच क्या होता है? उच्चावच देखें, उच्चावच क्या होता है? रिलिप्स जिनको इंग्लिश में बोला जाता है। उच्चावचों को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें है प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित हैं, जो हमारे प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच है उनमें कौन कौन से सम्मिलित है? तो उसमें है आपके महाद्वीप और महासागर। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में कौन कौन सम्मिलित है? तो वो आते हैं आपके पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, घाटी, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच में स्थलाकृतियां आती है। तो आप याद रखें, मैंने प्रथम श्रेणी का ही लिखा और बाकी श्रेणियों के आपको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, आप उसको समझ लें। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से प्रथम श्रेणी के उच्चावच है या नहीं, ठीक है। अगला चलते हैं, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं वर्तमान में? तो हमारे वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 उपग्रह। कौन ग्रह है, कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 4 इधर और 4 इधर, ये जो 4 आगे हैं उनका क्या नाम है और 4 बाहर है उनका क्या नाम है और इनको क्या कहते हैं, ये भी आगे आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट एमपी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है, यानी कि जो हमारा सूर्य है और ये हमारी जो पृथ्वी है, इस दोनों के मध्य औसतन दूरी कितने किलोमीटर है, कितने दूरी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, ये याद रखना औसतन दूरी है इसकी। अगला क्वेश्चन, आंतरिक ग्रह कौन से हैं? देखो अभी मैंने बताया था आपको, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है ना, अरुण और वरुण। इसमें जो ये आगे आपको 4 ग्रह दिख रहे हैं जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह। और ये जो 4 आपको दिख रहे हैं ये कौन से हो जाते हैं फिर? बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह, ठीक है। तो याद रखें आप, आंतरिक ग्रहों में कौन कौन से आते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जो आगे के 4 ग्रह हैं वही आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और उसके अलावा जो पीछे 4 ग्रह बचते हैं वो किस में आएंगे, तो बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन है बाह्य ग्रह कौन से हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करते हैं? ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करते हैं? तो जो हमारे ग्रह हैं देखें आप, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसमें से यहां से दूसरे नंबर का ग्रह और पीछे से दूसरे नंबर का ग्रह, ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करते हैं। वो कौन कौन से 2 ग्रह हैं, तो वो बुध के बाद शुक्र आता है और लास्ट में अरुण और वरुण आता है। तो ये कौन सा हुआ? अरुण, ठीक है। दोनों ग्रहों का नाम, ये शुक्र है और ये कौन सा है? अरुण ग्रह। अगला क्वेश्चन, जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन, जेम्स जीन्स ने क्या दी है? ज्वारीय परिकल्पना दी। इससे पृथ्वी की उत्पत्ति या हमारे सभी ग्रहों की उत्पत्ति बताइए। तो जेम्स जीन्स ने जो ज्वारीय परिकल्पना दी वो उसका प्रतिपादन किस वर्ष में किया गया? तो याद रखना सन 1919 में किया गया है। अगला है, ज्वारीय परिकल्पना में जो पदार्थ सूर्य से बाहर निकला था उसका नाम क्या है? तो फिलामेंट। जिन विद्यार्थियों ने जो ये ज्योग्राफी की मेरी क्लासें देखी होगी उनको समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं या क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। जिसने मेरी वीडियोस देखी होगी तो उसको पता होगा कि जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना का अर्थ क्या है, होता क्या है। एक बार मैं फिर भी आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना को। ये हमारा सूर्य है और ये उसका था एक साथी तारा। साथी तारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था, उसके ऑर्बिट में घूम रहा था। एक स्थिति ऐसी आती है जब ये साथी तारा सूर्य के सर्वाधिक नजदीक आ जाता है तो यहाँ से सूर्य के अंदर से एक ज्वार उत्पन्न होता है और इस ज्वार के कारण यहाँ का जो पदार्थ था वो ऊपर की ओर उठने लगता है, ठीक है। जब ये साथी तारा आगे की ओर चला गया, आगे की ओर स्थानांतरित हो गया, दूर चला गया, तो ये फिलामेंट से इसका संपर्क, इस जो भाग था जो निकला था बाद, इसका इससे संपर्क टूट गया और ये जो बाद में एक इस प्रकार की आकृति के रूप में बाहर निकलकर आ गया। तो इसकी आकृति कैसी थी पहली बात तो, और इसका नाम क्या था? नाम था इसका फिलामेंट। और इसकी आकृति कैसी थी? तो सिगार की आकृति, ठीक है ना। ये याद रखना, जेम्स जीन्स की परिकल्पना में 2 चीजें मेन है, ये फिलामेंट क्या है और सिगार की आकृति किसकी थी, ठीक है। तो इसी से संबंधित आपका क्वेश्चन है, देखें क्या है। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना में जो पदार्थ सूर्य से बाहर निकला था उसका नाम क्या है? तो याद रखना मोस्ट एमपी है, उसका नाम है फिलामेंट। और अगला इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि फिलामेंट का आकार कैसा था? आकार के साथ अभी मैंने आपको बताया इस प्रकार की आकृति थी जो कि किसके आकार की है? सिगार की आकृति है, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। आपके सिलेबस में 2 परिकल्पनाएं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, पहली तो है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, दूसरा है आपका बिग बैंग सिद्धांत। तो जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, आपसे ये पूछे तो आंसर होगा जेम्स जीन्स द्वारा। कब किया गया? तो 1919 में किया गया।
ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो नाम याद रखना, जॉर्ज लेमेंटेयर महोदय ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आप इसको ही पढ़ लेंगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह कौन सा है, तो आपको पता ही है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, बुध, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण लास्ट ग्रह होता है। तो पहला ग्रह कौन सा हो गया आपका, बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो हमारा सूर्य यहाँ पर है, और इस सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो लास्ट वाला जो हमारा 8वां ग्रह है, और 8वां ग्रह कौन सा है, तो हमारा वरुण ग्रह। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना बृहस्पति सौर मंडल का हमारे सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। अब देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा, देखो इसको भी चित्र के माध्यम से समझते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इस प्रकार से ग्रहों का क्रम है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह। कौन सा है सबसे पहला ग्रह, सबसे पहला ग्रह कौन सा है, तो आपका बुध ग्रह। जैसे कि वापस चित्र बनाते अपन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये क्रम है। उसमें सबसे पहला ग्रह कौन सा है, तो बुध। बुध के बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। ठीक है ना, ये इनका क्रम है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर पास में तो बुध ग्रह है सबसे, तो सर बुध ही चमकीला ग्रह होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बुध के बाद जो दूसरा ग्रह है कौन सा, शुक्र, यह सौर मंडल का सबसे हमारे चमकीला ग्रह है, ये आप याद रखना। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, न कि बुध। ठीक है, अगला चलते हैं। भूकंपीय लहरें कितने प्रकार की होती हैं, जो भूकंप की लहरें उत्पन्न होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो याद रखना भूकंप की लहरें हमेशा 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक तरंग, गौण तरंग, धरातलीय तरंग, जिन्हें अलग और नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें पी, एस और एल तरंग के नाम से भी जाना जाता है। पी का अर्थ हो गया प्राइमरी, एस का अर्थ हो गया सेकेंडरी और एल का अर्थ हो गया आपका लैंड फॉर्म वाली पवन भूकंपीय लहरें। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, ध्वनि की लहर के समान कौन सी लहर चलती है, लहर प्रवाहित होती है, कौन सी भूकंपीय लहर चलती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना कि जो प्राथमिक तरंग है वो किसके समान चलती है, ध्वनि की लहर या ध्वनि की तरंग के समान चलने वाली एक तरंग है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आता है आपका इसी में, जल तरंग के समान कौन सी लहर प्रवाहित होती है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका गौण तरंग। कौन सी तरंग, गौण तरंग, याद रखना। ठीक है, ध्वनि के समान कौन सी हो गई, पहली प्राइमरी, जल के समान कौन सी हो गई, सेकेंडरी दूसरी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रचंड लहर कौन सी है, तो फिर वो हो जाएगी धरातलीय। सर्वाधिक नुकसान कौन सी लहर पहुंचाती है या कौन सी तरंग पहुंचाती है, तो आंसर क्या होगा आपका एल, यानी कि धरातलीय तरंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतों को कितने भागों में बांटा गया है। किस आधार पर बांट रहे हैं अपन, पहले तो वो देखो किस आधार पर बांट रहे हैं, रासायनिक संगठन के आधार पर किसको बांटना है, पृथ्वी की आंतरिक परतों को। तो ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, याद रखना, रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को या पृथ्वी की आंतरिक परतों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सियाल, दूसरा है सीमा और तीसरा है आपका निफे। ठीक है ना, सियाल, सीमा, निफे, ये किसका वर्गीकरण है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का है। और किससे संबंधित है, तो रासायनिक संगठन से संबंधित है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, लिख के रख लेना। आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को लिख भी सकते हो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, या बार बार वीडियो देखोगे तो आपको याद ही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन हमारा, देखें, सियाल परत का
परत किन रासायनिक तत्वों से मिलकर बनी? जो पहली परत है हमारी सियाल, SiAl, ये सियाल ऐसे लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है अभी आपको पता चलेगा। इसको सियाल बोलते क्यों ये भी आपको पता चलेगा। जिसको नहीं पता है, जिनको पता अच्छी बात है। सियाल में दो रासायनिक तत्व है, पहला तो सिलिका है, दूसरा कौन सा है? एल्यूमिनियम। दो तत्वों से मिलकर बनी, दो रासायनिक तत्वों से मिलकर बनी। पहला SI यानी कि सिलिका और Al यानी कि एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। और ये कैसी चट्टान है? तो ये ग्रेनाइट से निर्मित एक चट्टान होती है। तो अब याद रहेगा आपको, सियाल किससे निर्मित है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है सियाल। SI इसका मात्रक होता है Cl का, और एल्यूमिनियम को Al से लिखा जाता है, इसलिए इसको SI प्लस Al के कारण इसे सियाल कहा जाता है। और उसमें किस प्रकार की चट्टान होती है? तो ग्रेनाइट चट्टान होती है। अगला क्वेश्चन देखें, सीमा परत का रासायनिक तत्व से किन रासायनिक तत्वों से मिलकर बनी है? तो आप वो देखें, पहली तो हो गई सियाल, अब आ गई सीमा, SiMa, सीमा। ठीक है, अब ये भी दो तत्वों से मिलकर बनी है। कौन कौन से? देखें, SI और Ma। तो SI का तो वापिस हो जाएगा कौन सा? सिलिका। और Ma यानी कि मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। और ये कैसी शेल है? तो बेसाल्ट आग्नेय शेल से निर्मित एक परत होती है, जिसे सीमा के नाम से जाना जाता है। SiMa, सीमा। तो इसमें SI क्या है? तो सिलिका, और Ma क्या है? मैग्नीशियम। और इसमें कैसी शेल होती है? तो बेसाल्ट शेलें होती है। अगला क्वेश्चन, नीफे परत किन रासायनिक तत्वों से मिलकर बनी है? NiFe, नीफे। तो इसमें भी दो आपको देखने को मिलेंगे तत्व रासायनिक, Na और Fe। तो Na का मतलब क्या है? निकल, और Fe का अर्थ क्या है? फेरियम से मिलकर बनी है क्या? नीफे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के केंद्र की गहराई कितनी है? अगर मैं कहूं कि ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी का मध्य भाग, ये जो पृथ्वी का मध्य भाग है, ये कितना अंदर है या कितना गहरा है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी गहराई अनुमानित मानी गई है। कितनी मानी गई है? 6371 किलोमीटर। ठीक है ना, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। और आपको पता होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इस पर रिसर्च करके और इस पर अध्ययन करके भूकंपीय लहरों के आधार पर, ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर हमें ये आंकड़ा देने की कोशिश की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, रिटर्न एग्जाम में भी पूछा जाता है, और मुझे उम्मीद है शायद कि आपसे MCQs में भी पूछ ले। IMP करके लिख देना इसको। क्या क्वेश्चन है? मोहरोविकीक असंबद्धता क्षेत्र कहाँ स्थित होता है? ठीक है, मोहरोविकीक असंबद्धता क्षेत्र कहाँ स्थित होता है? तो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य। कहाँ स्थित होता है? निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य। अब इसको समझने के लिए आपको एक चार्ट को समझना होगा कि कैसे क्या है। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। ये सियाल, ये सीमा, ये नीफे। ठीक है, अब इनके बीच में भी कुछ कुछ परतें हैं, जैसे ये सियाल और सीमा के बीच में स्थित ये वाला भाग, और ये तो हो गई सियाल, ये हो गई सीमा, और ये हो गई नीफे। ठीक है, दो भाग हो गए। अब इनके बीच में भी, जैसे सियाल और सीमा के बीच में भी ये भागे, सीमा और नीफे के बीच में भी ये भागे, तो जैसे कि सियाल और सीमा के बीच में जो ये भाग है, इसी को क्या कहा जाता है? मोहरोविकीक असंबद्धता क्षेत्र। अब कैसे कहा जाएगा? ये जो परत है, ये मूल रूप से ऐसी, सियाल पूरी ऐसी, फिर सीमा, फिर नीफे। तो सियाल का निचला भाग और सीमा का ऊपरी भाग, तो हम कह सकते हैं निचली सियाल और ऊपरी सीमा जिस स्थान पर मिलती है, उसी को क्या कहते हैं? मोहरोविकीक असंबद्धता क्षेत्र कहते हैं। तो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, यानी कि सियाल सीमा का, नीफे का दूसरा नाम है और क्या है? क्रस्ट और मेंटल। ठीक है ना, सियाल, सीमा, क्रस्ट, मेंटल, और लास्ट तीसरे कौन सी होती है? कोर। तो दोनों के मध्य, यानी क्रस्ट
और मेंटल के मध्य जो भाग ये वाला पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, मोहरोविकिक असंबद्धता क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? रासायनिक संरचना के आधार पर 3 और भूकंपीय लहरों के आधार पर भी 3। भूकंपीय लहरों के आधार पर अलग है और रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर अलग है। रासायनिक में क्या है, सियाल, सीमा, नीफे, और भूकंपीय लहरों के आधार पर इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है ना, ये भी याद रखना आप, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, ये मोस्ट एमपी चैप्टर है, इसके प्रतिपादक कौन है ये पूछा जा सकता है। तो FB टेलर 1908 में दिया था। कब दिया ये सिद्धांत? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कि किस तरह हमारे जो महाद्वीप है और महासागर है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे एक महासागर दूसरे स्थान पर गया, या कैसे हम कह सकते हैं कि एक महाद्वीप दूसरे स्थान पर गया, क्या ये आज भी गतिमान है या क्या ये आज भी चलयमान है, इसका जवाब हमें इसमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत के अनुसार, यानी कि कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इसको एक बार मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो, इसको मैं समझा देता हूँ आपको एक बार, वैसे तो पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बेहतर हो जाएगा। सर्वप्रथम हमारी पृथ्वी थी, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। पहले तो ये आग का गोला थी, ठीक है ना, फिर ये आग के गोले से हमारी क्या होने लगी, धीरे धीरे ठंडी होने लगी। तो जो मूल रूप से बाहर था वो तो आपका हो गया जो इस पृथ्वी के बाहर था वो तो क्या हो गया आपका, ये भाग तो क्या हो गया, जलीय भाग, और जो मूल रूप में जो आंतरिक भाग था वो क्या हो गया आपका, स्थल। ये स्थल है और ये क्या है, जल है। तो जलीय भागों का क्या नाम रखा था, पेंजिया, और स्थल भाग का क्या नाम रखा, पेंथालासा। ठीक है, फिर एक समय ऐसा आता है कि ये पेंजिया, जो पेंथालासा है, ये पेंथालासा सागर था, सॉरी, स्थल भाग को तो क्या बोला, पेंजिया, ठीक है, और जल भाग को क्या बोला, पेंथालासा। पेंथालासा सागर है और ये स्थल है। तो पेंजिया का विभाजन फिर 2 भागों में हो जाता है। पेंजिया का विभाजन 2 भागों में हो जाता है, एक हो जाता है उत्तर में अलग चला जाता है और दक्षिण में अलग चला जाता है। इसके बीच में आने वाले सागर को तेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। इसको डिटेल में पढ़ना है वो जाकर के चैनल पर विजिट कर सकता है और देख सकता है, ये सिद्धांत मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा है। तो ये वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार समस्त स्थल भाग को क्या कहा, पेंजिया। जो स्थल भाग था उसको क्या कहा, पेंजिया। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर समस्त जलीय भागों को क्या कहा, तो पेंथालासा। स्थल भाग को क्या कहा, पेंजिया, और जल भाग को क्या कहा, पेंथालासा सागर कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेंथालासा के उत्तर एवं दक्षिण में क्या था, तो उत्तर में लोरेशिया तथा दक्षिण में क्या था, गोंडवाना लैंड। इसका जो उत्तरी भाग था उसको तो क्या बोला, लोरेशिया, और इसका जो दक्षिणी भाग था उसको क्या बोला, गोंडवाना लैंड। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला है, विनाशकारी प्लेट में होता है, क्या होता है, अभिसरण। 3 तरह की प्लेटें होती है, विनाशकारी, अपसारी और विसारी। ठीक है ना, उसमें जो विनाशकारी प्लेट है उसमें क्या होता है, अभिसरण। अभिसरण क्या होता है, जब 2 प्लेटें आमने सामने एक दूसरे से टकराती हैं उसे क्या कहा जाता है, अभिसरण होना, मिलना, प्रक्षेपित हो जाना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आइसोस्टेसी शब्द किस भाषा का है, आइसोस्टेसी भू संतुलन। क्या कहा जाता है, आइसोस्टेसी को हिंदी में भू संतुलन, और ये किस भाषा का है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला है, किस सीमा के सहारे भार समान होता है, समदाब तल या समतोल तल या क्षतिपूर्ति तल के सहारे सीमा का भार समान हो जाता है, एक जगह पर एकत्रित हो जाता है और समान रूप से एक जैसा ही भार
प्रकट किया जाता है, तो उसका क्या क्या नाम है? समदाब तल, समतोतल या क्षतिपूर्ति तल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गए आपकी पहली यूनिट के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। ये इनको आपको याद रखने हैं, नहीं समझ आते हैं तो दोबारा देखो, और अगर ज़्यादा ही समझ नहीं आते हैं तो इनसे रिलेटेड वीडियोस आपके डाल रखी मैंने यूट्यूब पर ही, आप उनको देख सकते हो। और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करें, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं ये, आपको एग्जाम में जब देखेंगे आपके यही क्वेश्चन उठ कर आए हैं कहीं ना कहीं से, तो आपको समझ आएगा। ठीक है ना, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इकाई लेकर के आएंगे अपन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।